Hello, I am ज्ञानेश्वर प्रसाद फ्रॉम इंडिया। आज दिनांक 27 अप्रैल 2022। आज का टॉपिक है टाइम डायलेशन एंड स्पेस। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। और इस टाइम डायलेशन पे ही पूरा एस्ट्रोफिजिक्स पर काम हो रहा है। हम लोग इसको थोड़ा समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि जिस तरह से ये है वो समझा पाना लोगों को मुश्किल होता है। तो हम लोग को टाइम के बारे में सभी को पता है, स्पेस के भी बारे में सबको पता है। स्पेस अंतरिक्ष बोलते हैं, आसपास की जो भी जगह है उसको भी स्पेस बोलते हैं। लेकिन डायलेशन का मतलब किसी चीज़ का फैलना, इनलार्जमेंट ऑफ एनीथिंग। जब टाइम डायलेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब कि टाइम का फैल जाना। अब ये थोड़ा विचित्र लगता है कि टाइम कैसे फैल सकता है, तो ऐसा है। और इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा न्यूटन्स के लॉ को थोड़ा सा एक नज़र देख लें। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ में ये बात बताया जाता है कि यदि कोई वस्तु अगर मूव कर रही है तो वो वस्तु मूव करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स न लगे जिससे कि उसकी गति को बढ़ाया जा सके। मतलब कि कोई भी वस्तु अगर किसी वेलोसिटी से अगर किसी भी दिशा में जा रही हो तो वो सेम उसी वेलोसिटी से वो चलता रहेगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगे ना। यदि एक्सटर्नल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन से लगता है तो इसका स्पीड कम हो जाएगा, यदि सेम डायरेक्शन में लगता है तो इसका स्पीड बढ़ेगा, और यदि किसी एंगुलर डायरेक्शन पर लगता है तो उस दिशा में ये थोड़ा सा घूमेगा और उस दोनों के बीच का एक रिजल्टेंट वेलोसिटी से वो भागना शुरू करेगा, थोड़ा तिरछा भागेगा। और यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो वस्तु स्थिर रहेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को समझने की चीज़, न्यूटन्स का नियम गलत नहीं, लेकिन इस बात को हम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि क्या अंतरिक्ष पे कोई वस्तु स्थिर रह सकता है? नहीं रह सकता है। इसलिए कि जिस वक्त बिग बैंग हुआ उसके बाद जो चीज़ें फैली और वो फैलता चला जा रहा है और अभी भी फैल रहा है, तो किसी वस्तु का स्थिर होना ये बात नहीं है, ऐसा है नहीं एक्चुअल में। लेकिन जब हम किसी वस्तु को स्थिर होना जब बतलाते हैं तो किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष रिलेटिवली इन रिस्पेक्ट ऑफ द अनदर थिंग वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज इन द रेस्ट कंडीशन, स्थिर अवस्था में। अब ये बात हम लोगों को समझ में आ चुका है। अब हम लोग आते हैं कि यदि कोई पार्टिकल, टाइम पार्टिकल, जो एक सिंपल सर्टेन वेलोसिटी से अगर एक प्लेन पर दो पैरेलल लाइन के बीच ऑसिलेट कर रहा हो और आगे बढ़ रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में वो यदि जिस प्लेन पर वो आगे बढ़ रहा है ऑसिलेट करता हुआ, यदि उस प्लेन को ही स्ट्रेच कर दिया जाए तो उसकी ऑसिलेशन का टाइम घट जाएगा। इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि ये मान लीजिए एक प्लेन है और इस प्लेन के ऊपर दो स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल स्ट्रेट लाइन, और इसमें एज्यूम किया हुआ टाइम पार्टिकल आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा है।
तो चूँकि उसकी वेलोसिटी एक है, दोनों लाइन पैरेलल है, तो वो एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जो उसका जो समय लगेगा वो सेम लगेगा हर एक बार, टिक टॉक सेम टाइम में करेगा। लेकिन यदि इस प्लेन को स्ट्रेच कर दिया जाए और स्ट्रेच करने के बाद वो इस कंडीशन में आ जाए कि उसकी जो वेव का जो लेंथ है वो बढ़ जाए, तो टिक टॉक करने की जो समय है वो रिड्यूस कर जाएगा, ज़्यादा समय लेगा, और यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा। इतना देर जो समय उसका जो एक्स्ट्रा जो वेस्ट होगा, जिसकी वजह से वो टिक टॉक करने में, वो एक टिक करने में जो समय लगाएगा वो ज़्यादा समय लेगा, और उसकी वजह से प्रति इकाई समय में जो उसका जो ऑसिलेशन था वो घट जाएगा और टाइम स्लो हो जाएगा। अब हम लोग, और ये ऐसा है, लेकिन ये भी बात है कि टाइम पार्टिकल नहीं है, और यदि टाइम पार्टिकल नहीं है तब फिर ये कैसे हो सकता है? तो इसके लिए फिर हम लोग थोड़ा सा और चीज़ को समझते हैं कि सपोज दैट कि कोई व्यक्ति ट्रेन पर जा रहा हो और ट्रेन मूव कर रहा हो एक समरूप वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा हो, और इसमें कोई वस्तु, कोई आदमी जो ट्रेन पर बैठा हुआ है और किसी बॉल को ऊपर की ओर उछालता है। उछालने के बाद वो बॉल सीधे फिर उसके हाथ में आएगा, लेकिन जो बाहर से देखेगा उसको दिखेगा कि वो बॉल ट्रेन के साथ साथ आगे बढ़ रहा है और ऊपर जा रहा है और फिर गिरता है, यानी कि उसकी जो बॉल की गति की जो पाथवे है वो इस प्रकार का है। लेकिन ये चीज़ जो ट्रेन में बैठा हुआ है उसको नहीं दिखेगा, उसको सीधे लगेगा कि वस्तु को हमने उछाला, ऊपर गया और फिर हमारे हाथ में आया, जबकि ऐसा है नहीं। तो यहाँ तो हम ये मान सकते हैं कि चूंकि ट्रेन के साथ साथ जा रहा है और बॉल का ऊपर का गति है, तो ये दोनों वर्टिकल गति और जो है सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी को का जो रिजल्टेड वेलोसिटी होगा उस रिजल्टेड वेलोसिटी से स्पीड बढ़ जाएगा, उस बॉल का स्पीड बढ़ जाता होगा। ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन यदि हम ये देखें कि अगर वो बॉल नहीं होता, वो लाइट पार्टिकल होता, सपोज दैट कि एक छोटा सा बॉक्स हो और उस बॉक्स में ऊपर और नीचे के सतह पैरेलल हो और उसके बीच एक छोटा फोटोन पार्टिकल डाल दे और दोनों ऊपर और नीचे दोनों में मिरर लगा हो, तो वो पार्टिकल, लाइट पार्टिकल ऊपर जाएगा, फिर बाउंस करके नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर बाउंस करके नीचे आएगा, ऑसिलेट करने लगेगा, टिक टॉक वो करता रहेगा। अब अगर सेम तरह का बॉक्स, अगर दो बॉक्स ले लें और दो बॉक्स लेकर एक और दोनों का देखेंगे तो दोनों एक साथ टिक टॉक कर रहा है। लेकिन यदि इस एक बॉक्स को लेकर कोई दूसरा व्यक्ति एक सर्टेन वेलोसिटी से आगे की ओर भागना शुरू कर दे, तब क्या होगा? तब वो जो पार्टिकल है वो ठीक उसी प्रकार से काम करेगा जिस प्रकार से ट्रेन में वो आदमी जो बॉल फेंक रहा था और उसके हाथ में बॉल गिर रहा था। जो आदमी उस घड़ी को लेकर जाएगा जिसमें कि लाइट पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है और वो जब उसको लेकर भागेगा तो क्या होगा कि वो उसी प्रकार से उसका पाथवे बन जाएगा जिस प्रकार से बॉल के साथ हुआ। और ऐसी हालत में वो हमें इस प्रकार का कंडीशन दिखेगा जिसमें जब जो आदमी जो स्थिर था उसका घड़ी, उसमें जो पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा था वो इस तरह से ऑसिलेट कर रहा था
लेकिन यहाँ पर वो इस प्रकार से दूर जाता है, तो एक्स्ट्रा जो डिस्टेंस तय करता है, ये वर्टिकल डिस्टेंस तो कम है, तो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो तय करता है, तो ये कैसे करता है? क्योंकि लाइट की वेलोसिटी मैक्सिमम है। अब ये लाइट की वेलोसिटी बढ़ने वाला बात नहीं है। यही खास बात है कि जब लाइट की वेलोसिटी नहीं बढ़ेगा और वो पार्टिकल, वो जो बॉक्स लेके जो आदमी भाग रहा है, तो उसका पाथवे ऐसा बनेगा, और जब बनेगा तो वो टाइम ज़्यादा लेगा, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा दूरी तय करना पड़ेगा, क्योंकि वो वेलोसिटी अपना बढ़ा नहीं सकता है, तो वो टाइम ज़्यादा लेगा। और इसकी जो टाइम ऑफ ऑसिलेशन है, लैप्स ऑफ टाइम, लैप्स पर ऑसिलेशन जो है वो ज़्यादा होगा ऊपर वाले की अपेक्षा। इसका मतलब कि जो पहला वाला व्यक्ति जो बैठा हुआ था और दूसरा व्यक्ति जो एक क्लॉक को लेकर भागा था, वो ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत दूर तक भाग के चला जाए और फिर घूम कर चला आए, और इसके घड़ी में जो समय काफ़ी बीत चुका होगा, उसके घड़ी में उससे काफ़ी कम समय हो रहा होगा। और यहीं पर टाइम डायलेशन की बात आती है। ऐसा इसलिए होता है, टाइम स्पेस फैब्रिक स्ट्रेच हो जाता है, और जब टाइम स्पेस फैब्रिक स्ट्रेच होगा तब उस जगह पर जो भी वस्तु जाएगा वो मोशन में आ जाएगा, गति की अवस्था में आ जाएगा। और स्पेस में टाइम डायलेशन कई तरह से हो सकता है, ग्रेविटेशन की वजह से भी हो सकता है। किसी वस्तु में हम फोर्स लगा के जब उसको भेजते हैं, जब उसको गति को बढ़ा देते हैं, तब उसमें भी टाइम डायलेशन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि जिस दिशा में फोर्स लगेगा उसी दिशा में टाइम डायलेशन होगा। अगर कोई हैवी मास ऑब्जेक्ट है तो वो अपने चारों तरफ से वस्तु को खींचेगा, तो टाइम डायलेशन उसके केंद्र सेंटर की ओर चारों दिशाओं से होगा। तो जब टाइम डायलेशन की रेंज में जब कोई वस्तु पहुंचेगा तो वो अपने आप उसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगा। पहले तो हम लोग देख रहे थे कि हमने फोर्स लगा के उस वस्तु वो टाइम को वॉच को लेकर वो भाग रहा था, तो भागने के लिए तो उसको तो कोई फोर्स लगा, तब तो वो भाग रहा था। लेकिन जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है वो खुद अपने फोर्स लगा रहा है, तो वो आसपास का एक बहुत बड़े एरिया में टाइम डायलेशन क्रिएट करके रखा होता है। जैसे ही उस टाइम डायलेशन स्पेस में जब कोई वस्तु आएगी तो ऑटोमेटिक वो गति उसमें बढ़ने लगेगा, उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा और केंद्र की ओर भागेगा। जो हम लोग जो तस्वीर जो दिखाया जाता है कि स्पेस फैब्रिक दिखाया जाता है और कोई हैवी कोई स्टार है, चाहे प्लैनेट है, चाहे ब्लैक होल है, ऐसे दिखाता है और फैब्रिक को दिखाता है कैसे झुका हुआ है। एक्चुअली ऐसा है नहीं। एक्चुअली जब कोई भी हैवी मास ऑब्जेक्ट होगा तो अपने चारों पूरे स्पेस में वो टाइम डायलेशन क्रिएट करेगा, और टाइम डायलेशन में स्पेस फैब्रिक को वो खींचा हुआ रखेगा। ऐसा भी नहीं कि वो बढ़ जाएगा, लंबा हो जाएगा, वो खींचा हुआ रखेगा। तो जब भी कोई वस्तु आएगा तो वो खींचा हुआ स्पेस फैब्रिक की जिस डायरेक्शन में खिंचाव रहेगा उस दिशा में वो भागना शुरू कर देगा। और यही बात हम लोग को समझना है, और इसके लिए जो अगला जो हम पेश करेंगे वो हो सकता है कि 2 या 3 स्लाइड का प्रेजेंटेशन करेंगे, और हमें नहीं लगता है कि उसमें हम बहुत सारा बातें बता पाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा मतलब कर पाना मुश्किल है। लेकिन स्लाइड प्रेजेंटेशन में कंप्लीट कैलकुलेशन के साथ ये चीज़ मैं दिखाऊंगा।
कि किस प्रकार से टाइम डायलेशन होता है और टाइम डायलेशन से हम लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है। हम लोग पास्ट में भी जा सकते हैं, जिसको टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं। तो अभी उतना नहीं सोचना है। अब मैं इस पार्ट को ख़त्म करना चाहता हूँ और अगले एपिसोड में स्लाइड प्रेजेंटेशन रहेगा। और आप लोग हो सकता है कि चूँकि स्लाइड प्रेजेंटेशन भी बहुत लंबा होगा तो 2-3 पार्ट में करके देंगे, तो वो 2-3 पार्ट करके स्लाइड प्रेजेंटेशन यूट्यूब पर ही लोड करेंगे। उसमें आवाज़ तो नहीं दे पाएंगे जैसा लगता है, लेकिन कैलकुलेशन तो ज़रूर दिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।